नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं सुदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और यह है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये जो चैनल है यूपीएससी सीएससी हिंदी, इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी यूपीएससी की तैयारी कराती है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को, तो इसका ध्यान में रखेंगे आप लोग। और आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट, पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक पूरे कोर्स को कवर कराया जाएगा। और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा, यानी आपने जिस भी कोर्स में एडमिशन ले लिया है उससे जुड़े हुए सभी टीचरों के आप कोर्स को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको अपने मोबाइल पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी तैयारियों को पढ़ाते रहना है। और ये हूँ मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। ठीक, आप इन दोनों को फॉलो कर लेंगे। इन दोनों को फॉलो कर लेंगे। ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे मैं अपने सभी क्लास का लिंक और पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। और भी आपके जो पढ़ाई के लिए जो भी मटेरियल है, मैं सबका पीडीएफ यहाँ पे डालता रहता हूँ इस टेलीग्राम पे, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। पर डे न्यूज़पेपर का भी मैं पीडीएफ आपको यहाँ पे डालता हूँ, जो आपके लिए जरूरी है। आप इस लिंक के थ्रू चले जाएं या आप टेलीग्राम पे जा करके अनअकैडमी स्वदीप कुमार सर्च करें, अनअकैडमी स्वदीप कुमार, तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लें। इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, बहुत पढ़ाई पे हेल्प होगा। और ये जो दूसरा है, ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, इसको भी जरूर फॉलो कर लें। इस प्रोफाइल लिंक पे क्या है कि रोजाना शाम को 3:30 बजे मैं क्या करता हूँ, अभी जिन लोगों को 2021 में प्रीलिम्स एग्जाम देना है उनके लिए मैं पूरे 1 साल का, 1 ईयर के करंट के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर इसको ज्वाइन करें। और जिन लोगों को नहीं देना है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ बेसिक चीजें सीखने को मिलेंगी। इसके लिए आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और उस पे आपको अनअकैडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके और आप इसको रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, मेरे इस लिंक को फॉलो कर लेंगे। उसमें भी स्वदीप कुमार सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊंगा। फॉलो कर ले। ये सारी क्लास फ्री में होती है, इसका कोई अलग से आपको चार्ज नहीं देना, सब कुछ फ्री है। उसके बाद फिर शाम को 5 बजे अनअकैडमी ऐप पर ही, इसी पे, और ये सारी क्लासेज लाइव होंगी। इस पे भी 5 बजे से मैं जितनी भी हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनकी क्लास लेता हूँ। तो ये सब चीजों को आप लोग जरूर फॉलो करें। और फिर शाम को 6 बजे अनअकैडमी ऐप पर ही 6:15 PM पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स पढ़ाता हूँ पर डे के, वो भी हिंदी में। और जो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के जो डिबेट हैं वो भी मैं आप लोगों को हिंदी में यहाँ पे पढ़ाता हूँ, और कुछ रोज की खबरें कवर कराता हूँ। तो ये 3 क्लास जो अनअकैडमी ऐप पे लेता हूँ मैं 3:30 बजे, 3:30 बजे, 5 बजे और 6 बजे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ज्वाइन करें। और ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इसको भी फॉलो कर लें। इस पे मैं अपने सभी क्लास का लिंक भेज देता हूँ, चाहे वो अनअकैडमी ऐप का हो चाहे यूट्यूब का हो, तो जरूर से जरूर इसको फॉलो करें। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे आपको यहाँ अनअकैडमी पे, 100 से भी ज्यादा, जो आपको यूपीएससी की तैयारी में हर कदम पे मदद करेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज हैं, ये सब कोर्स अभी शुरू होने वाले हैं अनअकैडमी पे। और ये है सब्सक्रिप्शन प्लान। 2 तरीके का प्लान है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। जो प्लस है वो कंप्लीट जीएस का फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स। और इसमें आपको इसके लिए लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल, टॉपिक बाय टॉपिक पूरे जीएस के कोर्स को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। और फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट तकरीबन यूपीएससी का 1 साल में होता है मिनिमम। तो 1 साल का भी यहाँ पे प्लान है, 2 साल का भी प्लान है और 3 साल का भी प्लान है। 1 साल का प्लान उनके लिए है जो 2022 में एग्जाम देंगे, 21-22 में, उनके लिए। और इसका फीस है 49,500 रुपए। आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, और आपको इस पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। जिनको 2022 में एग्जाम देना उनके लिए बहुत ही बेहतर फाउंडेशन है 1 ईयर का। जरूर आप इसमें एडमिशन लें। और इस पे क्या है कि जब आप एडमिशन लेंगे तो आपसे एक रेफरल कोड मांगता है एडमिशन के समय, तो आप इस कोड को डाल देंगे SWADEEP, तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और 12 महीने की आपकी फीस हो जाएगी 44,550 रुपए। वहीं अगर आप 24 महीने के लिए यानी 2 साल के लिए लेते हैं, फाउंडेशन कोर्स है उनके लिए है जिनको 2023 में एग्जाम देना है, 72,000। इस पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इस कोड के इस्तेमाल करने पे, तो ये आपका हो जाएगा 64,800 रुपए। और 3 साल का भी फाउंडेशन बैच है, ये उनके लिए है जो अभी 12th में है या 12th पास हो चुके हैं अभी इसी साल, उनके लिए है ये 3 साल का। इसका 90,000, इस पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का, तो 81,000 रुपए में हो जाएगा। तो जरूर फाउंडेशन जो 1 साल, 2 साल, 3 साल का है जरूर ध्यान में रखेंगे। जिनको जिस साल एग्जाम देना है उस अनुसार अपने फाउंडेशन का चुनाव कर लें।
दूसरा आइकॉनिक है। आइकॉनिक में प्लस कोर्स वाला जो जीएस फाउंडेशन का बैच है, सारे सुविधाएं तो इसमें रहेंगी ही रहेंगी, ये सारी चीजें इसमें भी हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे अगर आपको कोई पर्सनल कोच चाहिए तो पर्सनल कोच आपको मिलेंगे तैयारी के लिए, पर्सनल गाइड करेंगे, पर्सनल टीचर में मिलेंगे आपको यहाँ पे, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, पूरे स्टडी प्लान पे आपके निगरानी रखेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितना सुधार है, क्या हो सकता है, और पर्सनली फीडबैक भी उसके द्वारा मिलेंगे। इसका भी वही 3 साल का फाउंडेशन सेम, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर, ये 3 साल का फाउंडेशन है। 1 साल का इसका फीस 69,500। इस पे भी वही कोड है, कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट, फीस हो जाएगी 62,550। 2 साल के लिए फाउंडेशन लेंगे 1,07,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 96,300। 3 साल का है 1,41,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 1,26,900। तो ये सारा प्लान है। इसके अलावा ये है ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन, वो हो गया जीएस, ये हो गया ऑप्शनल। ऑप्शनल का 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का है। 1 महीने में तो न तो ऑप्शनल कंप्लीट होने वाला है न तो जीएस, तो जीएस तो 6 महीने में भी कंप्लीट नहीं होगा। जीएस के लिए चाहिए तकरीबन 1 साल का समय, ऑप्शनल 6 महीने में हो सकता है। जिन लोगों को अभी एग्जाम देना है उनके लिए 22,500 6 महीने का। इस पे भी आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट में मिलेगा, और 6 महीने की फीस हो जाएगी 20,250 में। 1 साल का फीस है 27,500, कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट और आफ्टर डिस्काउंट फीस 24,750। 2 साल का है 40,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 36,000, और 3 साल का है 50,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 45,000। तो ये सारा प्लान है। आगे आप अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में जानते हैं कि आपके लिए लाइव टेस्ट सीरीज है। लाइव टेस्ट सीरीज जो अनअकैडमी ने आपके लिए शुरू किया है, जिनको 2021 में एग्जाम देना उनके लिए, और ये आप सबके लिए फ्री है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। इस पे जो रैंकिंग होगी वो ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग होगी, जैसे यूपीएससी रैंकिंग निकालती है उस तरीके से। करना कुछ नहीं है, इसके लिए अनअकैडमी का जो मोबाइल ऐप है उस पे जाएंगे तो जो यूपीएससी सीएससी का सेक्शन है, इस सेक्शन पे जाएंगे, वहीं पे आपको मिलेगा अनअकैडमी कॉम्बैट, और यहाँ पे आपको इसको इनरोल करना है। इनरोल करते समय भी यहाँ से आपसे एक कोड मांगेगा, तो जो मेरा कोड है स्वदीप SWADEEP, इस कोड को आप डाल देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप इस टेस्ट को फ्री में दे सकते हैं। ये टेस्ट 45 मिनट का, 60 क्वेश्चन, टेस्ट और टोटल 13 टेस्ट। अल्टरनेटिव संडे, संडे संडे होंगे, कब होंगे? संडे संडे, अल्टरनेटिव संडे 14 दिन पे। ठीक है, अभी जैसे 3 तारीख को हुआ था, 3 जनवरी को सुबह 11 बजे, तो अब 14 दिन के बाद होगा ये फिर सुबह 11 बजे संडे संडे। तो आप इन सारे चीजों का ध्यान में रखेंगे, क्या क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। एक सेकेंड, अब ये आपका 3 के बाद अब 17 जनवरी को होगा सुबह 11 बजे, इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। और आप लोगों को पता ही है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अब 6 महीने बचे हैं, और इसके लिए 28 तारीख से अनअकैडमी ने एक यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए बैच शुरू किया है। जिन लोगों को 2021 में प्रीलिम्स का एग्जाम देना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, जरूर ज्वाइन कर लें। इसमें टोटल प्रीलिम्स का सिलेबस कवर कराया जाएगा, टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे अनअकैडमी के, टेस्ट सीरीज विथ एनालिसिस, पूरा टेस्ट सीरीज होगा प्रीलिम्स का, पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, और जब प्री मेंस हो जाएगा तो इंटरव्यू प्रिपरेशन हो तो कराया ही जाएगा। इसका 6 महीने का इंग्लिश और हिंदी दोनों फाउंडेशन है। उसके बाद आपका इसमें 1 साल का फाउंडेशन है, उसके बाद 2 साल का भी फाउंडेशन है। तो आप इस पे एडमिशन ले सकते हैं बहुत ही आसानी से, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और कोड है इसका स्वदीप। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेंगे, कोड डालेंगे आप स्वदीप, तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। मैंने आपको अभी आइकॉनिक के बारे में बताया था, आप लोग आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन जल्द से जल्द ले लें, कुछ फीचर्स अपग्रेड हुए हैं आइकॉनिक के। पर्सनल कोच के बाद जो इसमें मेंस टेस्ट सीरीज भी ऐड हो गया है, स्टडी प्लान, स्टडी बूस्टर सेशन, हाई इंसेंटिव वर्कशॉप, डेली आंसर राइटिंग, डेली कंटेंट, ये सब कुछ आने वाले समय में इसका भी प्राइस बढ़ने वाला है। तो जल्द से जल्द आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लें। और यहाँ पे हम लोग रोजाना 1 बजे पढ़ रहे हैं क्या? भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी प्री कम मेंस। हमने अब बहुत सारी चीजें कवर कर ली। अभी हम केंद्रीय प्रशासन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने राष्ट्रपति पढ़ा, उपराष्ट्रपति पढ़ा। आज हम केंद्रीय प्रशासन में पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, भारत का प्रधानमंत्री, और इसके बारे में सारा कुछ डिटेल से प्री कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान शब्दों में पॉइंट बाई पॉइंट लिखा हुआ है, एक एक करके पढ़ते हुए चलिए। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। प्रधानमंत्री बहुत ही आसानी भाषा में लिखा है, पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान से पढ़ते सुनते चलेंगे, आसानी से समझ में आएगा कि संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में, जो हमारा संसदीय व्यवस्था है भारत का, उसमें राष्ट्रपति, देखिए सर्वोच्च पद है भारत का राष्ट्रपति,
केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। कार्यकारी प्रमुख है लेकिन नाम मात्र का होता है। जो वास्तविक कार्यकारी शक्तियां जिसके पास होती हैं भारत में, वो शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं, निहित होती है। नाम मात्र का प्रमुख यानी डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव, और वास्तविक कार्यकारी यानी डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, ये प्रधानमंत्री के पास होती हैं। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है उसके पास सारी शक्तियां हमारे देश की मौजूद हैं। ठीक है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का। भी आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के संबंध में क्या है, राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री के संबंध में क्या है। अभी आगे इन चीजों पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इस चीज को कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो हमारे राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री जो हमारा सरकार है उसका प्रमुख होता है। मतलब हमारे देश का प्रमुख है राष्ट्रपति, लेकिन जो सरकार है देश में, जिसकी सरकार है, उसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये ध्यान में रखेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है ये देखिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या प्रोसेस है, आप लोगों को पता भी होगा, फिर भी देखिए। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। कोई मतलब विशेष प्रक्रिया नहीं है हमारे संविधान में प्रधानमंत्री के नियुक्ति और निर्वाचन के लिए। जैसा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विशेष प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की भी विशेष प्रक्रिया है, उस तरीके की विशेष प्रक्रिया हमारे प्रधानमंत्री के निर्वाचन के लिए नहीं है। अनुच्छेद 75 में केवल इतना कहता है, अनुच्छेद 75, कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में एक बात है केवल अनुच्छेद 75 में, और अनुच्छेद 75 में केवल एक ही चीज उल्लिखित है कि जो हमारे भारत का राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 75 में लिखा तो है कि राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्रपति जिसे चाहेगा उसे प्रधानमंत्री बना देगा। ठीक है, इसके लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। इसका एक प्रोसीजर है। कैसे, देखते हुए चलिए। क्या कह रहा है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री नियुक्त राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति ही करता है अनुच्छेद 75 के अनुसार, लेकिन किसको करता है? जो हमारी संसदीय व्यवस्था है ना, लोकसभा और राज्यसभा। और तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता है, जिसका बहुमत सबसे ज्यादा है लोकसभा चुनावों में, ठीक है, उसके नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। आप लोग देखते ही होंगे, आप लोग को चुनाव की प्रक्रिया पता ही होगी। तो ध्यान से देखिए आगे और क्या क्या पॉइंट है, बहुत ही आसान शब्दों में। परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। कि मान लीजिए लोकसभा चुनाव हुआ और उस चुनाव में मान लीजिए कोई भी दल ऐसा है, चुनाव हुआ तो बहुमत नहीं मिला। बहुत समय होता है जब बहुमत नहीं मिलता है, इधर भी तो बहुमत से चल रहा है मामला, लेकिन बहुत समय होता है बहुमत से नहीं मिलता है। तो क्या करते हैं, दो दल आपस में एकजुट हो जाते हैं तो बहुमत हो जाता है, तो फिर उस दल का जो नेता होता है उसको राष्ट्रपति चुन देता है। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे फिर राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग करके प्रधानमंत्री चुन सकता है। ये ध्यान में रखेंगे, ये प्रोसेस है, ऐसा होता नहीं है कि क्या है, ध्यान से देखिए, पूरा प्रोसेस है। और क्या कह रहा है कि इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, जो उसमें जो सबसे बड़ा दल है, अगर बहुमत नहीं हुआ तो जो दो दल में मान लीजिए बहुमत नहीं हुआ, बराबर हो गए, तो उनमें जो सबसे बड़ा दल है उसको चुन सकता है, या अगर गठबंधन कोई पार्टी कर लेती है दूसरे पार्टी के साथ तो ऑटोमेटिक वो बहुमत में आ जाएगी, ज्यादा उसके वोट हो जाएंगे तो उस अनुसार फिर वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाएगा। और उससे एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए भी कहता है। और अगर ऐसा होता है तो उसको फिर संसद के सदन में 1 महीने के अंदर विश्वास मत हासिल करना होगा। और राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग प्रथम बार, जो मैंने आपको अभी पीछे बताया कि जो विवेक की स्वतंत्रता है कि अगर दोनों एक बराबर हो गए, दो पार्टियां, तो उसमें राष्ट्रपति अपने विवेक की स्वतंत्रता करता है। अक्सर ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक बार हुआ है। प्रथम बार कब हुआ है? प्रथम बार 1979 में किया गया था। क्या हुआ था? जो उस समय राष्ट्रपति थे नीलम संजीवन रेड्डी, वह इन्होंने क्या किया था, नीलम संजीवन रेड्डी ने
ने है ना, इन्होंने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के सरकार के पतन के बाद, मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे देश के, और उनका जो उनकी सरकार जब गिर गई तो उसके बाद चरण सिंह जो गठबंधन के नेता थे उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था स्वविवेक से। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं, अभी आगे हम लोग देखते चलेंगे क्या क्या है और क्या क्या कह रहा है। एक स्थिति और भी है जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव व नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है, और जब प्रधानमंत्री की अगर अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो तो उस समय हमारे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव और नियुक्ति पे अपना व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है। ऐसा एक केस हुआ, कब हुआ? ऐसा तब हुआ जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और उस समय वो भारत की प्रधानमंत्री थी, ठीक है, और उसके पद पर रहते हुए उनकी हत्या हो गई थी। तो उस समय जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखा कर दिया। जैसे होता है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा। उन्होंने और चाहे तो अपने विवेक का निर्णय लेकर के राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो ऐसा केस हुआ 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई तो उस समय जो ज्ञानी जैल सिंह थे राष्ट्रपति, तो उन्होंने राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, ठीक। और कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना था। इसलिए तो ये सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है फैक्ट। और क्या कह रहा है, किसी निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु पर, अगर कोई प्रधानमंत्री है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हुए, तो यदि सत्ताधारी दल एक नया नेता चुनता है तो राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। यही हुआ 1984 के केस में कि इंदिरा गांधी की जब मृत्यु होगी तो राजीव गांधी को पूरे कांग्रेस ने उनको अपना नेता चुन लिया, अध्यक्ष चुन लिया, तो फिर राष्ट्रपति के पास मजबूरी है कि वो उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान में रखेंगे प्रधानमंत्री से संबंधित। और सन 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय में ऐसे केस में भी कहा था, ऐसे केस में कि यह आवश्यक नहीं है ऐसे केस में कि एक व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है तो उससे पर पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे तभी होगा। ऐसे केसेस में बिल्कुल हो सकता है जो मैंने अभी आपको बताया कि तो उस समय आप इंदिरा गांधी जी का उदाहरण ले सकते हैं। उनकी मृत्यु के बाद राष्ट्रपति यानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उस समय उनको अपना अध्यक्ष चुन लिया था, इसलिए। तो ये सारे प्रावधान है, कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, और देखिए आगे क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में बात हो रही है अभी कि राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए और तब ये एक यथोचित समय सीमा के भीतर उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। तो क्या कहा उच्च न्यायालय ने कि अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो राष्ट्रपति पहले देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे, जिसको भी, जैसे उसमें राजीव गांधी हो गए थे, उसके बाद फिर एक निश्चित समय सीमा कोई रख दिया जाए और उस समय सीमा के भीतर उसे फिर लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना चाहिए। यह है प्रोसेस। उदाहरण के लिए आगे देखिए, उदाहरण ऐसे मामलों में क्या हुआ कि चौधरी चरण सिंह 1979, बीपी सिंह 1979, चंद्रशेखर 1990, पीवी नरसिम्हा राव 1991, अटल बिहारी वाजपेयी 1996, एच.डी. देवगौड़ा 1996, आई.के. गुजराल 1997 और पुनः अटल बिहारी वाजपेयी 1998 इसी प्रकार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। इसी प्रकार, ठीक है ना। ये सारी चीजों का ध्यान में रखेंगे, सारा इसी प्रोसेस में हुआ था, ये सारे उसके उदाहरण हैं। क्लियर? आगे देखिए, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में क्या है कि 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य न हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। और 1997 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अगर ऐसी कोई स्थिति आ सकती है तो ऐसा कोई भी एक व्यक्ति
जो किसी भी अगर सदन का सदस्य नहीं है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा किसी का सदस्य नहीं है, तो उसको भी 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। और इस समयावधि में उसे, और जो ये 6 माह का समय मिलेगा, इस समय में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। और जो 6 माह का उसको समय मिलेगा, तो ये 6 माह के समय में वो लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी उसको सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वो 6 महीने के बाद प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रहेगा। क्लियर? आगे देखिए। और संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा। ये ध्यान में रखेंगे। और इसमें क्या प्रोसेस है, जैसे उदाहरण के लिए उस समय भी ये बात हुई थी। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी 1966, देवगौड़ा 1996, मनमोहन सिंह 2004 और 2009 राज्यसभा के सदस्य थे। ऐसा नहीं कि केवल लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था 1997 में, आपने यहां पीछे पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऐसा नहीं है, वो अगर किसी भी सदन का नहीं है तो उसको 6 महीने के लिए चुना जा सकता है, और उस 6 महीने के अंदर उसको राज्यसभा या लोकसभा किसी की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। और ऐसे उदाहरण के लिए ये कोई जरूरी नहीं को लोकसभा का ग्रहण करे, राज्यसभा की सदस्यता भी कर सकता है। जैसे इंदिरा गांधी ने 1966 में, देवगौड़ा ने, एच.डी. देवगौड़ा ने 1996 में, मनमोहन सिंह जो 2004 2009 ये जो टाइम पीरियड था, इस समय राज्यसभा के ही सदस्य थे। क्लियर? दूसरी ओर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए। हमारे यहां निम्न सदन लोकसभा है, उच्च सदन राज्यसभा है। तो क्या है कि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री का नियम है, वहां पे निम्न सदन जो वहां का हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसी का होना चाहिए। हमारे यहाँ था कि लोकसभा में बहुमत से, लेकिन 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकसभा राज्यसभा दोनों। तो ये ध्यान में रखेंगे। ये आया था, और उसके पहले भी इंदिरा गांधी 1966 में राज्यसभा की सदस्य थी। सदस्यता होनी चाहिए हमारे सदन की, ये ध्यान में रखेंगे। अब प्रधानमंत्री का शपथ और उसके जो पद की अवधि है या जो वेतन वगैरह है, इसके बारे में देखिए कि क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। और पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। बाद में, अच्छा ये कहीं और का लाइन आ गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है। और मैं श्रद्धा पूर्वक एवं शुद्ध अंतरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, और शपथ प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलाते हैं। आगे देखिए और क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री गोपनीयता के शपथ के रूप में कहता है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो इन सारे चीजों का आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्या क्या पॉइंट्स है, सारे इंपॉर्टेंट। और क्या कह रहा है इसमें आप लोग देखिए। और क्या कह रहा है शपथ पदावधि और वेतन के बारे में। और देखिए कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसका कोई कार्यकाल नहीं निश्चित है प्रधानमंत्री का, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उसके ऊपर निर्धारित रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अगर पद पर रहता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है, ऐसा नहीं है। और प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। लोकसभा में, वो चुनाव की प्रक्रिया कि लोकसभा में बहुमत से होना चाहिए, तो ये है, तब तक वो उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है, ध्यान में रखेंगे। और लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उससे अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री अपना विश्वास मत खो देता है तो उसे त्याग पत्र देना होगा, अथवा त्याग पत्र न देने पर राष्ट्रपति ऐसे कंडीशन में फिर प्रधानमंत्री को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। और प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते
है और वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री को जो वेतन मिलता है, जो संसद सदस्य को प्राप्त होने वाला वेतन और भत्ता है, वही प्राप्त होता है। और इसके अतिरिक्त वह व्यय विषयक भत्ते, इसके अलावा वह व्यय विषयक भत्ते पाता है, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ते, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि प्राप्त करता है। और सन 2001 में संसद ने उसके व्यय विषयक भत्तों को 1500 से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह कर दिया है। प्रधानमंत्री के जो व्यय के भत्ते हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियां क्या क्या है, ये पॉइंट बाय पॉइंट देखते हुए चलिए कि प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां निम्नलिखित हैं कि मंत्री परिषद के संबंध में केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियां निम्न है। प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख होता है और उसके रूप में उसकी शक्तियां निम्न है। क्या क्या? वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, इसलिए वो अपने दल के व्यक्तियों को राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा मंत्री पद के लिए। और राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ये प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं, ध्यान में रखेंगे। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उसमें फेरबदल करने की शक्तियां केवल प्रधानमंत्री के पास है। वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है, प्रधानमंत्री। और वह मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। ये सब पावर किसका है? पीएम का। और वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है और उनमें समन्वय भी रखता है। और वह पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त भी कर सकता है। इन सारे चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। ये सब प्रधानमंत्री के पावर है। और देखिए क्या कह रहा है, चूंकि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य उस टाइम पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है, इसी वजह से। और अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्याग पत्र से मंत्री परिषद स्वयं ही विकसित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है, ठीक। और दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री की मृत्यु, अगर और किसी मंत्री की मृत्यु हो जाती है मंत्री परिषद के, जिसको प्रधानमंत्री चुनता है, या वह त्याग पत्र देता है, तो केवल वो मंत्री का पद रिक्त होगा, ठीक है। और उसके भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है कि वहां पे वो किसको भर देगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए और प्रधानमंत्री अगर अपने पद पे रहते हुए त्याग पत्र दे दे तो सारा मंत्री परिषद ही शून्य हो जाएगा। ये जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक। और देखिए, और राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं, ये देखिए। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है। वह राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। मतलब अगर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और जो मंत्री परिषद है, इसके बीच संवाद की जो मुख्य कड़ी है वो कौन है? वो राष्ट्रपति है। और उसका दायित्व है कि वह, क्या दायित्व है? कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनों संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करे। ये और संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। ये प्रधानमंत्री का कार्य की शक्तियां है राष्ट्रपति के संबंध में। और क्या कह रहा है कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं दिया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार रखेगा प्रधानमंत्री। और वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों को चुनने की शक्ति पर प्रधानमंत्री, कैसे? भारत का न्यायवादी, भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्यों एवं अन्य की नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री ही परामर्श देता है। किसको? राष्ट्रपति को। जरूर ध्यान में रखेंगे। संसद के संबंध में क्या शक्तियां हैं प्रधानमंत्री की? संसद के संबंध में क्या शक्तियां हैं कि प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है और इस संबंध में वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। निचला सदन यानी भारत में जो निम्न सदन उसको लोकसभा कहते हैं, और जो उच्च सदन है
अभी ये आगे जब पढ़ेंगे संसद के बारे में, तो ये सब चीजें भी पढ़ेंगे। उच्च सदन को यहाँ पे राज्यसभा कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। और तो ये जो अपना निचला सदन है, लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री, तो उसके संबंध में निम्नलिखित शक्तियां हैं। क्या? कि वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्राव करने संबंधी परामर्श दे सकता है, मतलब शुरू करने और खत्म करने संबंधी प्रस्ताव दे सकता है संसद का सत्र। और वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। कौन? प्रधानमंत्री। और वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा कर वहां पे सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। कहां पे? सभा पटल पर। आप लोग देखते हो जब नीतियां बनती हैं तो प्रधानमंत्री वहां पे घोषणा करता है। अन्य शक्तियां और कार्य कौन कौन से हैं प्रधानमंत्री के? अन्य शक्तियां और कार्य ये देखिए, उपरोक्त 3 भूमिकाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री की अन्य विभिन्न भूमिकाएं भी हैं। और भी भूमिकाएं हैं, जैसे वह नीति आयोग, जिसने योजना आयोग का स्थान लिया। अभी मैं शाम को 5 बजे अनअकैडमी ऐप पे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लास लेता हूं, उसमें मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही नीति आयोग के बारे में पढ़ाया है। नीति आयोग जो है योजना आयोग का स्थान लिया है। योजना आयोग अब समाप्त हो चुका है, योजना आयोग का स्थान हम नीति आयोग लिया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वह नीति आयोग राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और कुछ अन्य संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमारी जो भी विदेश नीति बनती है उसमें। और वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, प्रधानमंत्री। और वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख भी है। ये सब प्रधानमंत्री। और भी क्या क्या अन्य शक्तियां और कार्य हैं? देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है, देश का नेता होने की वजह से। और वह सत्ताधारी दल का नेता होता है और वह सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है। ठीक है, सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख। और सेनाध्यक्ष वैसे राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख प्रधानमंत्री। और इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में एक, यहाँ पे एक होगा, एक महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका निभाता है। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी शक्ति की यदि अमेरिका की राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो हमारे यहाँ वह प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति, जो कार्यकारी शक्ति है। ये ध्यान में रखेंगे। अब राष्ट्रपति के साथ जो प्रधानमंत्री के संबंध है, इस संबंधों को एक बार आप देख लीजिए। संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित उपबंध दिए गए हैं। हमारे भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो संबंध है उसके बारे में कुछ चीजें हैं। जैसे अनुच्छेद 74 क्या कहता है भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में? राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, अनुच्छेद 74 के अनुसार, जिसका प्रमुख कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पर पुनः विचार करने के लिए कह सकता है। अगर कोई भी सलाह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को देती है तो राष्ट्रपति उसको पुनः विचार करने के लिए कह सकता है, और राष्ट्रपति इस पुनर्विचार के बाद ही की गई सलाह के अनुसार फिर कार्य करेगा। अगर पुनर्विचार हो गया तो उसके द्वारा जो फिर सलाह आएगा उसके अनुसार फिर राष्ट्रपति कार्य करेगा। ये अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री के संबंधों के बारे में। और क्या क्या कह रहा है? अनुच्छेद 75 के अनुसार क्या कह रहा है? अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, यह अनुच्छेद 75 कहता है। और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये सब कुछ अनुच्छेद 75 में है। अनुच्छेद 78 क्या कहता है? अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 78 संविधान का क्या करता है? प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बात करता है। क्या? कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक स्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को ये संसूचित करता है। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है।
और संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्थानों संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगेगा वह देगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार अभी उस पर नहीं किया है तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समस्त इस मुद्दे पर विचार रखेगा प्रधानमंत्री। और यहाँ पे कुछ एक टॉपिक है कि वे मुख्यमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री बने, ये भी देख लीजिए कि भारत के राज्यों के वे मुख्यमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री बने, इनके बारे में 6 लोग पहले थे, क्या है 6 लोग बने हैं, ऐसे 6 लोग हैं जो भारत के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो भारत के मुख्यमंत्री नहीं, भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसे 6 लोग, और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री भी बने। कौन कौन? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी। ऐसे 6 लोग हैं जो भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री रहे और फिर भारत के प्रधानमंत्री बने। इन्होंने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के लोग प्रधानमंत्री बने हैं। मोरारजी देसाई तत्कालीन बंबई राज्य के उस दौरान पे बंबई राज्य के 1952 से 56 की अवधि तक मुख्यमंत्री थे, जो मार्च 1977 में देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। ध्यान में रखेंगे उस समय बंबई के थे। और क्या कह रहा है? चौधरी चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के, उसमें उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, 1967 से 68 के दौरान और फिर 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो मोरारजी देसाई के बाद फिर भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और वीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में प्रधानमंत्री बने थे दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक। ध्यान में रखेंगे। नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। ये 1971-73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। कौन? नरसिम्हा राव। और बाद में 1991 से 96 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, जिन्हें जून 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार का मुखिया फिर चुना गया था। और नरेंद्र मोदी ये भाजपा के हैं। मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वे 2001 से लेकर के 2014 तक 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और 2014 के बाद फिर प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये अब तक प्रधानमंत्री के पद पर है, आप लोगों को पता ही होगा। एक कुछ अनुच्छेद है प्रधानमंत्री से जुड़े हुए, जो आप एक नजर में यहाँ पे देख सकते हैं। अनुच्छेद 74, जैसा भी मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाया, तो मैं एक आप लोगों के लिए ये चार्ट लेके आता हूँ कि एक ही नजर में आप सब देख लें। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद या राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देता है। 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान है प्रधानमंत्री के बारे में। 77 भारत सरकार द्वारा कार्रवाइयों का संचालन। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य। अनुच्छेद 88 सदनों के आदरणीय मंत्रियों के अधिकार वगैरह के बारे में दिया गया है। और भारत के प्रधानमंत्री की लिस्ट है, आप देख लेंगे, आप लोगों को पता भी होगा कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। 47 से 64 में इनका निधन हो गया था। तो उसके बाद फिर गुलजारी नंदा इनके निधन के बाद कार्यवाहक के रूप में बने। फिर लाल बहादुर शास्त्री पर प्रधानमंत्री बने, इनका भी जब प्रधानमंत्री पद पर निधन हो गया तो फिर गुलजारी नंदा बने कार्यवाहक पे। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी बनी 66 से 77, मोरारजी देसाई 77 से 79, चौधरी चरण सिंह 79 से 80, फिर इंदिरा गांधी यहाँ पे बनी, फिर इनका निधन हो गया। फिर कार्यवाहक पर प्रधानमंत्री कोई नहीं बना, जैसा मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया था। ये सत्ता पर रहते हुए, पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया तो राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक जेल से सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, कार्यवाहक नहीं। ठीक है, फिर ये ऐसे ही दौर चलता रहा। अब देख लेंगे, एक क्रम है। और यहाँ पे फिर बीच में अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में मात्र 16 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे थे, फिर अटल बिहारी यहाँ बने, फिर यहाँ बने, फिर मनमोहन सिंह जी रहे, फिर नरेंद्र मोदी जी अभी तो 2014 से 2019 एक कार्यकाल, फिर 2019 से अब तक इस पद पर विराजमान है। तो ये हमारे प्रधानमंत्रियों की लिस्ट है। ये सारा टॉपिक हमने पढ़ा। आज हमारा जो ये है आपका ये प्रधानमंत्री का टॉपिक आज यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर हम लोग अपने अगले किसी टॉपिक पे आएंगे। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे आप लोग जरूर फॉलो कर लें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर कल हम लोग अपने 1 बजे इसी क्लास पे मिलेंगे अपने पॉलिटी के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।